हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। दोस्तों, आज हम देखते हैं सीटेट के कुछ प्रश्न सामाजिक विज्ञान के जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ए अतिरंकित प्रश्न, बी तारांकित प्रश्न, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए। अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, आंसर नंबर सी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रतिदिन संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि को प्रश्न करने का अधिकार होता है, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि ए एवं बी दोनों होगा, अतारांकित प्रश्न एवं तारांकित प्रश्न। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 17। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और ये भी कहा गया है कि अस्पृश्यता एक दंडात्मक अपराध है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? ए तट कहलाता है, बी द्वीप कहलाता है, सी प्रायद्वीप, और डी डेल्टा। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। तीन ओर से घिरा हुआ स्थल क्या कहलाता है? स्थलीय भाग तीन तरफ से घिरा हुआ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरे स्थल को प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, यानी हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है ये किससे किस तरफ से? पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ए सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। आप बच्चों को क्या कहेंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर नंबर डी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों द्वारा छात्रों को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि छात्रों में सामाजिक संरचना का ज्ञान हो सके, सामाजिक समस्याओं की पहचान हो सके, परिवर्तन की समझ पैदा हो सके, समाज के प्रति योगदान की भावना का विकास हो सके। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन का सबसे उत्तम तरीका यह होगा कि बालकों की उस क्षमता का विकास किया जाए जिससे बालक अच्छे एवं बुरे कार्यों को पहचान सकें तथा बालक को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हम क्या काम करेंगे? समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, उपरोक्त सभी।
तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को क्या कार्य करना चाहिए? आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, परिवर्तन की समझ पैदा करना चाहिए, समाज के प्रति योगदान की भावना का विकास होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। आप लोग अपने अपने आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्म काल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं समुद्री क्षेत्र यानी दक्षिण पश्चिम से स्थलीय क्षेत्र यानी उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। आप लोग अपने अपने जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और इसके साथ साथ और क्या हो जाएगा? हांगकांग। विश्व में 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश सिंगापुर एवं हांगकांग दोनों हैं, जहां पर 100% जनसंख्या नगरीय जीवन व्यतीत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में 1 मई सन 2000 ईस्वी में जल संग्रहण को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई? 1 मई 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा गुण परिलक्षित नहीं होगा? सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास, सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने का विकास, रटने की क्षमता का विकास, नैतिक क्षमता का विकास। सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा गुण परिलक्षित नहीं होगा? आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, रटने की क्षमता का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण से बालक में अवधारणात्मक चिंतन का विकास होता है। जैसे सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन तथा सोचने की क्षमता का विकास,
आलोचनात्मक समीक्षा की क्षमता का विकास तथा नैतिक क्षमता का विकास। यदि इन सभी गुणों को विकसित किया जाए और इन सभी गुणों के विकसित होने पर विषय वस्तु का अधिगम करने पर बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनमें जब सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, आलोचनात्मक समीक्षा की क्षमता का विकास होगा, नैतिक क्षमता का विकास होगा, तो उनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1966 में, सन 1976 में, सन 1986 में, सन 1996 में। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। भारत में उपभोक्ता ग्राहक के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम का स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, वो भी राज्यपाल की सिफारिश पर। 356 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी राज्य के अंतर्गत यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस पर उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। वो भी कब की जाती है? जब राज्यपाल इस बात की सिफारिश करता है तब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केसवाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग अपने अपने जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन तो किया जा सकता है, पर संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे ही संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया था? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 46वां संशोधन एवं 43वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकते हैं? महालेखा परीक्षक,
महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉलिसिटर जनरल। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत के राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद के मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसद का सदस्य तो नहीं होता, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं किया गया? नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध। बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अप्रैल 2009 में। इसमें कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? 2009 में पारित किया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का सामान्यीकरण करना था ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें कुछ मुख्य बातें ये हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका मूल्यांकन करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध लगाना, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रोजगार की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? ए, 6 के भाग 1, 7 के भाग 1, 8 का भाग 1 और 11 का भाग 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 के भाग 1 में धारा 6 के भाग 1 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। यह एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ की योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। आदर्श पाठ योजना की विशेषता क्या है? उदाहरणों का प्रयोग करना, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन। आदर्श पाठ योजना के द्वारा छात्रों में आसानी से ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें उदाहरण का सही प्रयोग करना चाहिए, भाषा में सरलता हो, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन हो और पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो, शिक्षक छात्र में सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो और कक्षा का जो प्रजातांत्रिक वातावरण है वो अच्छा हो। इससे आदर्श पाठ योजना कंप्लीट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
सर्वप्रथम भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया और ये राजस्व प्रति विश्व यानी कि 1 बीघा इसमें 20 विश्व के आधार पर आकलन किया गया था और इसके लिए मसाहत पद्धति अपनाई गई। कौन सी पद्धति? मसाहत पद्धति। तो बस क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, बताना आपको क्लास कैसी लगी। अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।